हर कौम के लोग अपने अपने एरिया के हिसाब से अपने अपने मोहल्ले के हिसाब से बात रख रहे हैं। क्या इसमें मुस्लिम समुदाय अपनी बात रख पा रहा है? जेडीएस पे फिलहाल तो मेरा भरोसा उड़ गया। ये HKGN जो शादी महल को जगह दी गई है, वहाँ पर दूसरी चीजें मना सकते थे, शादी महल क्यों मना गया? दादा पहाड़ के प्रोटेस्ट के टाइम पे भी आप गए थे, वहाँ पर अरेस्ट भी हुए थे। तो हम भी हैं भाई, हम मुसलमान हैं, हम भी हैं मार्केट में, हम भी हैं, हमारी भी ख़वातीन खड़ सकते हैं इलेक्शन करने के लिए। प्रोटेस्ट करने के लिए परमिशन दो वर्गों को धरना देना पड़ा तो आजनर पुलिस स्टेशन के सामने। तो बच्चों के लिए शुरुआत के लिए एक अच्छी स्कूल बना सकते थे या एक बड़ा हॉस्पिटल बना सकते थे जिसमें ऊपर जाने की जरूरत नहीं थी। आज से हमारे इधर ही पूरा इलाज मिल जाएगा आपको, ऐसा कर सकते थे। SDP भी एक पॉलिटिकल पार्टी, MIM भी एक पॉलिटिकल पार्टी, WPI भी एक पॉलिटिकल पार्टी, आम आदमी पॉलिटिकल पार्टी, समाजवादी है। विकल्प तो बहुत है सर। सुबह को जेल में हम आपको डाले थे, नवी जेल ओपनिंग जेल है हमारे लिए, जहाँ आपके अक्सर स्टेटमेंट पे बजरंग दल के खिलाफ होते हैं, क्यों? आज ईरान और इजराइल की जो जंग चल रही है तो एक अलग अलग तबका बन गया। गाजा वाले का हाल क्या है, हेगड़े नगर वाले का हो सकता है। सलामती हो उन लोगों पे जो मेहनत और कोशिश से खुद को और माशरे को बदलना चाहते हैं एक बेहतर जिंदगी के लिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। तो आज के हमारे मेहमान है T असगर साहब, जिनकी जिंदगी लोगों की आवाज बनते बनते और मजलूमों के लिए प्रोटेस्ट करते करते गुजरी है। तो आइए इनकी जिंदगी और दावणगेरे में हाल फिलहाल में जितने प्रोटेस्ट हुए हैं और दादा पहाड़ के ऊपर जो प्रोटेस्ट हुआ था उसके बारे में बात करते हैं। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने अपना वक्त दिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मेरा सबसे पहले सवाल ये है कि हम आपको दावणगेरे के हर प्रोटेस्ट में देखते हैं, एक प्रोटेस्टर बनने का ख्याल और ये आपकी जिंदगी में कैसे शुरू हुआ, इसके बारे में थोड़ा बताइए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। मैं शुक्रगुजार हूँ सुहिल ब्रॉडकास्ट का कि आपने हम जैसे लोगों को भी लोगों के बीच हमारे सर के लोगों को भी लाने की कोशिश की है। तो मैं एक पॉलिटिकल घर में पैदा हुआ। हमारे वालिद साहब एक जनता पार्टी के लीडर थे जी। इमरजेंसी के दौर में 1975 में इमरजेंसी था, उस टाइम हमारे वालिद साहब को एक दिन जेल में भी डाला गया था। उसके बाद हमारे वालिद साहब जनता पार्टी के लिए बहुत काम करे जी। तो 1985 जैसा आते गया, इमरजेंसी का एक दौर का 10 साल प्रोग्राम चल रहा था उस टाइम को। मुझे पढ़ने का बहुत शौक था, मैं पढ़ रहा था जी। तो घर में हमारे वालिद साहब किताबचा वही लाया करते थे जो इमरजेंसी के मोमेंट पे, जयप्रकाश नारायण साहब, लोहिया साहब, इन सब लोगों को, जॉर्ज फर्नांडिस साहब, इन लोगों को पढ़ते पढ़ते मेरे अंदर एक परिवर्तन आने लगा कि समाज के बारे में कुछ किया जाए, काम हो या किया जाए जी। आपका एक यूनियन है मुस्लिम ओकटा करके, उसके बारे में थोड़ा बताइए, वो क्या है, क्यों है और उससे मुसलमानों को फायदा क्या है, क्या नुकसान है, क्या काम कर सकते हैं, किस वजह से यूज करते हैं और इससे मुसलमानों की जरूरत क्यों है? ये 2023 में मुस्लिम ओकोटा वजूद में आया जी। तो मुस्लिम ओकोटा जो है हमारे उस्ताद मोहम्मद इकबाल साहब उन्होंने और हमारे नज़ीर लायर साहब, उसके बाद हमारे अजीज दोस्त इब्राहिम खलीलुल्लाह साहब, उसके बाद हर पॉलिटिकल पार्टी के, आम आदमी पार्टी, SDP पार्टी, MIM पार्टी, जितने भी पॉलिटिकल पार्टी के लोग हैं सब लोगों ने और थोड़े संगा समझते वालों ने बनाकर ये बनाए जी। 2B रिजर्वेशन का मामला जो भारतीय जनता पार्टी बम्बई साहब की गवर्नमेंट कैंसिल करी थी 2B रिजर्वेशन, तो 2B रिजर्वेशन के खिलाफ एक आवाज उठाने के लिए यहाँ एक इतने कसीर तादाद में मुसलमान रहने के बावजूद हक की बात बराबर उठ रही नहीं है। अगर को बोलते पॉलिटिकल पार्टी से नहीं उठ सकती, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टी में रहने वाले वो पार्टी की सरकार इस टाइम पर बात उठाते नहीं। तो मुसलमानों की बात हो, हक की बात हो, मुसलमानों के लिए कोई एक ऐसा संगा समझते खड़ा हो जो मुसलमानों की बात करता हो, हमारे हुकूक की बात करता हो। पहले एक वक्त था कि जो भी सेकुलर पार्टियां कहते थे उन हमारी बात करते थे, आज कहाँ की एक जगह लगता हूँ हमारी बात नहीं कर रहे, इसलिए मुस्लिम ओकोटा बनाने की जरूरत है।
तो एक ख्वाब भी है मुस्लिम कोटा का कि दावणगेरे साउथ में मुसलमान एमएलए होना होगा। एमएलए होना, जी जरूर होंगे। ये जो नाम है मुस्लिम कोटा करके, इस नाम ही में ये वन साइड पार्टी हो गई, वन साइड यूनियन हो गया। जो गैर मुस्लिम है उनके लिए आवाज उठाते हैं या नहीं उठाते, वो लोग भी इंतजार में बैठे हैं कि हमारे लिए कोई आवाज उठाएगा। क्या उनके लिए भी क्या कोशिश करते हैं आप, उनके लिए आवाज उठाते हैं? नहीं, मुस्लिम कोटा सिर्फ मुसलमानों के काम करने के वास्ते तंजीम नहीं है जी। ये हर दबे कुचले मजलूम लोगों की आवाज उठाने के लिए मुस्लिम कोटा है जी। मणिपुर में जो हालात गुजरे हैं वहाँ कोई मुसलमान मारा नहीं जा रहा था, दो कम्युनिटी के बीच में दंगा फसाद चल रहा था, हमने उसकी बात भी उठाई, पिछले धरना प्रोटेस्ट किया हमने। और उसके बाद बहुत से दलित और पिछड़े लोगों के ऊपर जो सरकार की नीतियां है वो कुछ रंग आ जाते हैं तो हम बात उठाते हैं। जैसे अमित शाह साहब राज्यसभा में अंबेडकर साहब के खिलाफ एक बोले जी, तो पहली फुर्सत में मुस्लिम कोटा आवाज उठे दावणगेरे में। तो हम हर मामले में मुस्लिम कोटा आवाज उठाता है जी। सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं, दूसरे कौमों के लिए भी आवाज उठाता है। तो आपका जेडीएस से पुराना रिश्ता है, आपके वालिद भी जेडीएस में थे, आप भी जेडीएस में हैं। जेडीएस के हालात अब कुछ सही नहीं दिख रहे, जिस तरह से आज बीजेपी और जेडीएस अलायंस हुई है, मुसलमानों का थोड़ा भरोसा उड़ गया जैसा लगता है। इसके बारे में क्या कहेंगे? नहीं, जेडीएस पे फिलहाल को मेरा भरोसा उड़ गया जी। 2023 में जब 2024 में अलायंस हुआ जनता दल जी बीजेपी से, तो 1999 में जनता दल दो हिस्सों में बढ़ गई, एक सेकुलर एक यूनाइटेड। देवेगौड़ा साहब का एक वादा था कि पार्टी को सेकुलर नाम दिया जाए, क्योंकि मैं मरने के बाद भी ये पार्टी सेकुलर होके बचे। लेकिन वक्तन लोगों को भला करने के लिए, अधिकार में आके ये करने के लिए उनके बेटे जनाब कुमार स्वामी साहब बीजेपी के साथ अलायंस करते रहे, क्योंकि वो कांग्रेस की गलती थी। कांग्रेस जनता दल को नहीं जमा पाई, इसलिए वो बीजेपी के साथ जा जाके हुकूमत में शामिल हुए। लेकिन अफसोस ये चीज है, आज देवेगौड़ा साहब खुलकर बीजेपी के साथ अलायंस किए। मैं इसलिए पार्टी से नाराज हूँ, दूर हूँ। मैं जनता दल में स्टेट सेक्रेटरी भी हूँ, नेशनल एग्जीक्यूटिव का मेंबर भी हूँ। शायद दावणगेरे के अंदर कोई पॉलिटिकल पार्टी में मुसलमान इतने बड़े ओहदे पर नहीं गया मेरे हिसाब से। जी। तो नेक्स्ट ये पार्टी छोड़ने का इरादा है या दूसरी पार्टी में जाने का इरादा है? आपके इरादे के बारे में थोड़ा बताइए। फिलहाल को मैं खामोशी इख्तियार किया हूँ जनता दल से, क्योंकि मैं एक सेकुलर बेस पे काम कर रहा हूँ। मुस्लिम कोटा है, दूसरे प्लेटफॉर्म है काम करने के लिए। ये जरूरी नहीं है कि कोई सेकुलर बेस पर काम करने के लिए कोई पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म मिले, ये जरूरी नहीं। इसलिए मैं इन चीजों पे काम कर रहा हूँ। तो हो सकता है फ्यूचर में मैं पार्टी छोड़ भी सकता हूँ। अगर जनता दल अपना अलायंस तोड़ती है तो मैं जनता दल में फिर से वापस भी जा सकता हूँ। लेकिन मैं नाराज हूँ, इसलिए 2024 का इलेक्शन जो है एमपी का इलेक्शन, मैं अपने बड़ी बहन टी जबीन आपा से कॉन्टेस्ट भी किया था। जी। आपको भी उनसे नाराजगी है, क्योंकि इस तरह की बातें आपने कांग्रेस की, जो आपने कहा था कि हक नहीं मिला मुसलमानों को या लोगों को, उनका हक नहीं मिला, तो अब जो पार्टी छोड़ेंगे तो कांग्रेस में भी नहीं जा सकते शायद आप, क्या जा सकते हैं? कांग्रेस के बारे में थोड़ा बोलिए। नहीं, पॉलिटिक्स में कुछ भी हो सकता है जी। ये नहीं कि कांग्रेस को मैं जाता नहीं, कांग्रेस को जाता हूँ, या कांग्रेस ही मेरे लिए विकल्प कर को नहीं है पॉलिटिक्स के लिए। बल्ला के पार्टियां हैं, एचडीपी भी एक पॉलिटिकल पार्टी, एमआईएम भी एक पॉलिटिकल पार्टी, डब्ल्यूपीआई भी एक पॉलिटिकल पार्टी, आम आदमी पॉलिटिकल पार्टी, समाजवादी है। विकल्प तो बहुत है। अधिकार लेना अगर को बोले तो कांग्रेस में जाना सकते। जी। आपकी बहन भी एमपी इलेक्शन के लिए खड़ी थी। हमारे बड़े बहन, हमारे आपा जबीन आपा, टी जबीन आपा, तो दावणगेरे के अंदर मैं बगावत किया पार्टी से, अलायंस हुआ बीजेपी के साथ। तो मुझे खराब दिशा कि मेरे पास विकल्प नहीं था, या तो कांग्रेस को करना या तो ये एक रास्ता जाता था विनय कुमार। तो मुझे कांग्रेस को तो मैं नहीं कर रहा था, विनय कुमार को जो करना, जो है कांग्रेस को करना सरेंडर नीति होकर दिख रहा था मुझे। सही। विनय कुमार के पास जाना, विनय कुमार भी फिर कहाँ जाएंगे इलेक्शन के बाद, वही कांग्रेस में जाएंगे। जी।
तो इसलिए मैंने सोचा कि कुछ अलग किया जाए, इंडिपेंडेंट। तो मैं खड़ने का इरादा कराया बहुजन समाज पार्टी से, मायावती जी की पार्टी से मुझे टिकट का ऑफर भी आया, लेकिन मैं खड़ना इम्पोर्टेंट नहीं था, क्योंकि दो बड़े कौमा लिंगायतों के वो कौम से एक बीजेपी और कांग्रेस में खवातीनों को खड़ा किया जा रहा था। फ्यूचर में रिजर्वेशन आने वाला है, रिजर्वेशन आया तो खवातीना के 8 क्षेत्र होते हैं कर्नाटक में जी। तो खवातीना का क्षेत्र बनाना है कर कोई साजिश के तहत खवातीनों को टिकट दे, बीजेपी से भी कांग्रेस से। तो विनय कुमार जो कुरबा कम्युनिटी से आते थे वो भी, तो दो बड़े कम्युनिटी और को पार्टिसिपेट किए एमपी इलेक्शन में। तो हम भी हैं भाई, हम मुसलमान हैं, हम भी हैं मार्केट में, हम भी हैं, हमारी भी खवातीन खड़ सकते हैं इलेक्शन को, जीतना इंपॉर्टेंट नहीं है। सही, हम पार्टिसिपेट किए, हमारे बड़े बहन को पार्टिसिपेट कराए, पूरे क्षेत्र में फिरे माशाल्लाह, बड़े बड़े होबड़े में। जो लोग डरते हैं जहाँ मुसलमान जाने के लिए, खरियों में क्या है कि किधर है क्या हाल, क्या भी नहीं, बहुत अच्छा है। मुसलमान के लिए हिंदू वोट आज भी डाल सकता है, इसकी जिंदी मिसाल है। 5120 को 8 वोटा में 4000 चिल्लर हिंदू कम्युनिटी वोट हमको दी है, क्योंकि हमारे बड़े बहन जो है बुरखे के साथ में थे जी, उनका फोटो वोट देने के टेम्पो बुरखे में था जी। तो 4000 चिल्लर जो गैर मजहब के लोग बुरखेदारी वैकू को एक वोट देती बोले तो फिर कमालिश ना हो। तो जितना विनय कुमार को प्रशंसा या कुछ मिल रहा है उनकी कम्युनिटी में, उतना हमारे लिए नहीं मिला, हमारी कम्युनिटी की तरफ से। भले ही हमारे लोग वोट नहीं डाले रहेंगे जी, हमारा प्रेजेंटेशन था ना, एक इलेक्शन कैसा करना, क्या करना, हमारी रणनीति थी ना। अगर देखा जाए तो हमारे वोट, जितने वोट लेने के लिए शायद 5 करोड़ रुपया खर्च करना पड़ता जी। आपका कितना खर्चा है? उनके उन्होंने जो पानी पिए ना वो उतना भी खर्च नहीं करे। माशाल्लाह माशाल्लाह, फिर भी ये कामयाबी उन्होंने इलेक्शन में पानी पिए ना उतना भी खर्चा मेरा इलेक्शन में आया नहीं जी। उल्टा मुझे जरे लोग पैसे दिए इलेक्शन के लिए, इतनी बड़ी हिम्मत करें करो तुम्हें घर को। ये एनआरसी सीए के टाइम में हमने बहुत बड़ा एहतजाज किया था जी जी। तो आवाज हर जगह से बुलंद होना, इसलिए हम भी बुलंद करने के लिए आवाज निकले, काम करें। तो एक मीटिंग दूसरे पार्टियों की तरफ से भी, एसडीपी पार्टी के एक ऑफिस में मीटिंग में मुझे भी बुलाया गया कि वहाँ चलो एक अलग सी कमेटी बना को कुछ करेंगे अगर को मशवरा आया। तो उर्दू नाम देखो ये करना करके आया था, मैं नको उर्दू नको कन्नड़ा में नाम देंगे, कन्नड़ा वर्षन रंदे कर्नाटक संविधान उड़विಗಾಗಿ ವೇದಿಕೆ करके एक बनाए। सही, बनाने के बाद उसा हमें प्रोटेस्ट करने के लिए परमिशन पूछे, तो एसपी साहब उन्होंने सब देने तैयार न थे प्रोटेस्ट करने के लिए। प्रोटेस्ट करने के लिए परमिशन दो वर्गों को धरना देना पड़ा आजनर पुलिस स्टेशन के सामने सामने जुम्मा का दिन जी, हमें धरना देने के लिए गई। जुम्मा का दिन नमाज का टाइम, नहा धो को पूरे रेडी है, नमाज कहाँ पढ़ना, आप धरना भी छोड़ को जा सकते नहीं ना। सही, तो उलमाओं से मशवरा आया क्यों भी आवाज तुम्हारे तक पहुंच रही, नमाज वहां पढ़ो, सानी इमाम बना ले को जी। तो सानी इमाम बना ले, नमाज पढ़े, नमाज के फौरन बाद हजारों की तादाद में लोग जमना स्टार्ट हुए। तो प्रोटेस्ट तो हो गया, अर्जी वहां मंगले डीसी साहब, उसके बाद उसका जनगण पढ़ाए सब लोगों को, तो उन्होंने परमिशन देती नेक्स्ट राउंड देती करके ऐसा चेक कर लेते हैं। उसके बाद जो है इमाम मोहम्मद रजा पार्क में शाहीन बाग स्टार्ट हुआ। शाहीन बाग कितने दिन चालू था, ये कैसा उसका ये करते हैं? छोटे छोटे प्रोग्राम्स जो कर रहे थे, हर कमेटियां सब भी सब छोटे छोटे प्रोग्राम्स कर रहे थे एनआरसीसीए के बारे में। हर एसोसिएशन वाले जैसा कि एसडीपी पार्टी वाले भी करे, एमआईएम वाले भी कहीं की जगह जगह करे, जगह जगह हेल्पिंग हैंड कमेटी वाले भी भी करे, जगह जगह हमें भी कर रहे थे। स्लम एरिया में जाको माइक लेको उसके बारे में अवेयरनेस कर रहे थे। तो होते होते क्या हुआ कि ख्याल आया कि शाहीन बाग दिल्ली के सरकार को क्या कुछ करना है बोलकर। तो एक दिन प्लानिंग कर रहे थे, वहां जाको देखे के बाद से कुछ करे जे, खवातीनों की तरफ से कुछ करे जे। उसके बाद इस्माइल भाई और हमारे फयाज भाई हरियार वाले, उनके से बातचीत हुई मेरी। तो हमारे आपा जबीन आपा, उनकी एक टीम जी, जो जबीना खानम नेरड़ो बीडी कार्मिका संघा वाले, उनकी एक टीम। उसके बाद शबाना आपा मरहूम, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, आमीन, एसडीपी में थे उन्होंने, उनकी एक टीम,
जैसा कि फयाज भाई उनके फैमिली वाले, बाद इस्माइल भाई उनके फैमिली फैमिली वाले, वाले। एकदम से एकदम पूरे ग्रुपा में आपको धरना देना स्टार्ट करे। उस टाइम पर हम आपको मुकामी जो नूरानी टीम है नरसराजपेट में, उनका बहुत बड़ा सपोर्ट मिला। और जैसा ही धरना स्टार्ट हुआ, वहाँ चंद बुजुर्ग भी सपोर्ट करे, माशाल्लाह। होटल अमजद दा, जी। उसके बाद तुम्हारे रजवी रियाज दा, हम्म, कोली इब्राहिम साहब, उसके बाद में मुकामी बहुत लोग ये करे। माशाल्लाह कुर्बान जाऊं वो मोहल्ले के नौजवानों को, इतना पाकी साफी का सब नमूने से ख्याल रखो, नसराजपेट के खास करके वहाँ करने से प्रोग्राम सक्सेस हुआ। माशाल्लाह। तकरीबन 60 दिन चला। हर दिन एक नवा गेस्ट, 60 दिन हर दिन एक नवा गेस्ट आता, स्पीच करता एनआरसी सीए के बारे में। येडियुरप्पा की गवर्नमेंट है, प्रेजर होते रहा के हटाओ, तुम्हें पंडाल काटो, तुम्हें यहाँ से निकलो। हमारा एक दिन जो शाहीन बाग था, उसका लाइव टेलीकास्ट दिल्ली के शाहीन बाग में दिखाया गया। माशाल्लाह। कर्नाटक में मेरे ख्याल से नंबर 1 है दावणगेरे का शाहीन बाग जो मॉडल चला जी, नंबर 1 है। मैं उसमें खुशी से बोलता हूँ, मैं उसमें बहुत बढ़ चढ़ को काम करा। पूरे गेस्टां को बुलाने का, गेस्टां को वहाँ स्टेज को बोलने का मौका, सिस्टमेटिक क्रिएट करने का पूरा मेरे जिम्मे बहुत अच्छा जी। दादा पहाड़ के प्रोटेस्ट के टाइम पे भी आप गए थे, वहाँ पर अरेस्ट भी हुए थे करके एक सुनाम है, वो क्या है, जरा शुरू से थोड़ा कहानी बताइए। 2006 में क्या होता, कर्नाटक कोमु सौहार्द वेदी के घर को एक कमेटी रहती, मैं उसका जॉइंट सेक्रेटरी रहता हूँ। केंद्र समिति घर को रहती है सेंट्रल कमेटी, उसका मेंबर भी रहता हूँ। तो उस टाइम चंद्रशेखर तोरणगढ़ बोल को हमारे एक सीनियर डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरी रहते हैं, तो उन्होंने बोलते हैं चिकमंगलूर के अंदर शोभा यात्रा कर को कर रही है, वो बहुत स्ट्रांग होने वाला है, हो सकता है कि उनको रोका नहीं जाए तो दादा पहाड़ के अंदर जो दरगाह है ना छोटे मोटे, वो दरगाह भी तोड़ने की साजिश है। इसलिए गवर्नमेंट उनके खिलाफ प्रोटेस्ट करने के लिए हमें इजाजत नहीं दे रही, तो हमें इजाजत नहीं तो भी धरना देना है, थोड़ा क्रिटिकल मसला है, तुम लोगों को निकलना पड़ेगा जी। हमें का मीटिंग बुलाए, कॉल करे, उसमें 50 नाम लिखाए थे, उसमें मैं आता हूँ तो आता हूँ। जब दाने का टाइम आया, चंद्रशेखर तोरणगढ़ साहब आए, उनके साथ मैं था, उसके बाद कैदाड़ कृष्णामूर्ति थे, बाद विनायक पुजार थे, उषा कैलास उन्होंने थे, उसके बाद साजिद थे, उसके बाद हाकी आरिफत थे, न्यामत अलियत थे, मुजाहिद था, उसके बाद रहमान। हम इतने लोग दावणगेरे से गए, धरने में शामिल हुए। हमें आइडिया न था और कौन कौन आ रही को। हमें हमना को क्या बोला गया, मैडम की टीम जैसे ही उतरेगी चिकमंगलूर में, तुमको बैनर लेके धरने में शामिल होना है। तकरीबन रात 4 बजे पहुंचे हम, जाके कहीं शादी महल में दो लड़के जाके पहुंच के सो गए। सुबह को बस स्टैंड में देखे, जो हाकी आरिफ साहब उनका थोड़ा रफ मिजाज है ना जी जी, इसलिए मैं उनको इन करा को थोड़ा पेपर वगैरह दिया हाथ में, जरा ऑफिशियली दिखे दे। फिर प्रोटेस्ट के पहले हम अरेस्ट करना नहीं कर। जैसा ही उनका मैडम आई तो हम समझते थे 7-8 लोग मैडम के साथ हमें यहीं बोल, ऐसा नहीं था। हमारे बाद भी 30-40 लोग दूसरे भी ऐसा जप रहे थे मैडम को, माशाल्लाह। हमको मालूम नहीं था वो प्लानिंग ऐसा किया गया था जी। तो हमें बैनर पकड़े, तो डीसी ऑफिस के बस स्टैंड से डीसी ऑफिस का बहुत नजदीक है मामला, तो धरना देने को जा रहे थे। हमारे सामने 25,000 लोगों का जत्था आ रहा था। 25,000 पूरा बजरंग दल के लोगों ने पूरा चिकमंगलूर को केसरी किया था। तो पुलिस के सामने ऑप्शन क्या भी नहीं, हमने अरेस्ट करने के सिवा। हमें सौहार्द नडे के घर को एक बैनर पकड़े को जा रहे थे, इनको रोको, उनका मंशा बराबर नहीं है घर पर। वो जैसे हमारे पास आने की कोशिश भी थी वो लोगों की, हम बहुत कम थे, हमें 40-50 लोग थे, 4 जत्थे में धरना दिए। तो गौरी मैडम के साथ हमें राइट लेफ्ट में, हम लोगों को बोला गया था कि गौरी मैडम के राइट लेफ्ट रहना है तुम लोगों को, कुछ क्रिटिकल रहा तो हिफाजत भी करना है मैडम की। साजिद भाई पीछे है, बाद इधर है, आरिफ भाई मैं है, धरना दिले को गए जी भाई, अरेस्ट करिए हम लोगों को। तो आरिफ को भी थोड़ा उधर नल्ले की तरफ थोड़ा दर्द हुआ वो पुलिस दबाने से। सुबह को जेल में हम ना डाले, सो नवी जेल ओपनिंग जेल है हमारे लिए, जहाँ को जेल में 2 वक्त का खाना खाए जेल में। तो उस टाइम पर MP प्रकाश साहब होम मिनिस्टर थे, गौरी मैडम आगे क्या करती तुम्हें अगर को हजे फोन लगे, ए नहीं वो ये कर बोले हो ना, पूरे कर्नाटक में धरने स्टार्ट हो के इनको अरेस्ट करे ना, उनको छोड़ो।
बेंगलुरु में धरना हुआ, रायचूर में हुआ, गुलबर्गा में हुआ, बीजापुर में हुआ, बेलगाम में हुआ। जी। तो धरने को डर को हम ना को छोड़े, मगर केस हुआ था, केस को फिरे हम। आपके अक्सर स्टेटमेंट बजरंग दल के खिलाफ होते हैं, क्यों ऐसा? मेरे स्टेटमेंट बजरंग दल के खिलाफ ने, हुकूमत ने कहा था कि जी। बजरंग दल को बैन करेंगे। सिद्धरामैया साहब सीएम होने से पहले कांग्रेस पार्टी के मैनिफेस्टो में था बजरंग दल को बैन करेंगे, लास्ट लाइन थी। मैं कांग्रेस पार्टी या सरकार को बोल रहा हूँ, बजरंग दल को बैन करने का मैनिफेस्टो में था, आपने क्या किया? क्योंकि सिद्धरामैया साहब दलित और बैकवर्ड कम्युनिटी के मसीहा बनते हैं जी। सबसे ज्यादा बच्चे बजरंग दल में जो जा रहे हैं दलित और बैकवर्ड कम्युनिटी के हैं। उन बच्चों के ऊपर आज गुंडा एक्ट डाला जा रहा है, उन बच्चों के ऊपर आज रौडी शीट डाला जा रहा है, वो बच्चे जेलों स्टेशनों में है। अगर वो बच्चों को बचाना चाहिए तो सिद्धरामैया साहब को मैनिफेस्टो में बोला गया काम करना चाहिए। जी। सिद्धरामैया साहब बजरंग दल को बैन करते को कांग्रेस पार्टी के मैनिफेस्टो में रहने के बावजूद भी नहीं करे। हिंदू वोट मेजॉरिटी में मिला है, मुसलमानों के वोट से सिर्फ नहीं जीते हो, हिंदू वोट मेजॉरिटी में मिलने के बाद जीते। सो इसका मतलब ये है कि कसीर तादाद में लोगों ने एक्सेप्ट किया है कि बजरंग दल को बैन करो। जी जी। तो हमारी मांग ये है, जो आपने बोला था वो कर दिखाओ। जी। और बजरंग दल के बहुत सारे फितने भी बहुत है, उनके हरकतें भी बहुत इनकी गंदी है। वो लोग जो है कभी गाय के नाम पर आम लोगों को मारते हैं जी, कभी लव जिहाद के नाम पर, चुप ऐसे ही लव जिहाद के हिंदू मुसलमान हर 24 घंटे हिंदू मुसलमान कराते हैं। जो लड़के कॉलेज के स्टूडेंट होते हैं, जो कारोबारी लोग होते हैं, जो बैकवर्ड कम्युनिटी के दलित के बच्चे होते हैं, उन लोगों को फुला फुसला कर जो है ये इसमें शामिल कर रहे हैं। जी जी। नुकसान किनका है? जो आइंदा नायक अगर को बोलते हैं ना सिद्धरामैया साहब, तुम्हारी कम्युनिटी का नुकसान है इसमें। जी जी। मुसलमान तो ऐसे चुप फेस कर रहे हैं, हमें आदत है फेस कर करके हम करेंगे फेस, कुछ भी हम कानून के दायरे में क्या आता है फेस करेंगे। आपके बच्चों को बचाना है तो बजरंग दल को बैन करो, नहीं तो नहीं बचेंगे आपके बच्चे। क्यों अब तक नहीं करे हो, क्या समझ में नहीं आ रहा। वो डर रहे हैं, वो डर रहे हैं, नहीं चाहते शायद। उन्होंने बजरंग दल को बैन करने से हिंदू लोग नाराज होंगे। नहीं भाई, नहीं नाराज होते। हिंदू लोग ने बजरंग दल को बैन करने के लिए वोट दिया है आपको, ऐसा सिर्फ मुसलमानों के वोट से नहीं जीते आप। ऐसा करने रहे तो मैनिफेस्टो नहीं देना था जी। टू बी बहाल कर तू कर बोले, टू बी बहाल कहाँ करे, नहीं करे। जो टू बी कैंसिल करे बम्बई साहब की सरकार, बीजेपी की सरकार ने, तो मुसलमानों ने क्या किए, जाके वो यथास्थिति कोर्ट में गए, कोर्ट ने बोला कि जैसा है वैसा रखो, टू भी मिल रहा हम लोगों को, नहीं कर को नहीं है। लेकिन जो बम्बई की सरकार डिफेंस में गई थी ना मुसलमानों के खिलाफ, जो हम नहीं काटेंगे, रद्द नहीं करेंगे, आज मौकूफ किनके पास है? सिद्धरामैया साहब के पास है। तो फिर वो क्यों वापस केस नहीं कर ले रहे? फर्स्ट कैबिनेट में क्या बोले थे वो, टू बी का मैं केस वापस लूंगा गए थे, अब की लेनी 10 कैबिनेट हुए हैं। सिद्धरामैया साहब से इतनी नाराजगी है, उसके बावजूद अच्छे लीडर है जी, सेकुलर लीडर हैं, अच्छी सोच है जी, हर कम्युनिटी को कुछ देने करने के लिए ऐसा लीडर की जरूरत है कर्नाटक में। हमको बोला गया कि 10,000 करोड़ देंगे, आज सिद्धरामैया साहब क्या बोलते हैं, मैं 5 साल के लिए बोला था, बहुत काफी है तुम्हारे लिए। अब भी हमने क्या भी मुसलमानों को दिया नहीं जाता, बीजेपी का स्टेटमेंट आता है मुसलमानों को वो दिए ये दिए कर बोल, तुम्हें डिफेंस नहीं कर रहे कांग्रेस वाले। कांग्रेस पार्टी के लीडर बीजेपी आरएसएस को डिफेंस कर नहीं पा रही, इसलिए वो हर जगह भी खामोशी इख्तियार कर रही हो। सही, खौफ है उन लोगों को, खौफ है फ्यूचर के इलेक्शन में हारती हमें। धरना देते टाइम पे आपको मारा गया था, यहाँ पर खून भी निकल गया था, उसकी क्या, वो क्यों मारा गया था? वो शायद 2010 में येडियुरप्पा गवर्नमेंट थी, कावेरी इशू था जी, कावेरी का एकदम पानी बंद करने का कोर्ट का कुछ फैसला आया था। तो हम लोगों को जनता दल में बोला गया कि फौरन धरना देना है। तो हम गए रेलवे ट्रैक के पास, अशोका टैक्स के पास धरना दे रहे थे, रेलवे ट्रैक के ऊपर बैठे थे। तो पुलिस डिपार्टमेंट है अरेस्ट करी, तो अरेस्ट करने का जो धरना देते हैं अक्सर लोग, थोड़ा होता है भाई, खींचातानी होती है। वो खींचातानी में क्या करे, भारत बोल के पीएससी थे, वो एकदम मुझे ढकले, तो मुझे यहाँ मार पड़ के खून भी आया था। बाद में उनकी मेरी थोड़ी नोकाझोंकी हुई, मैं भी बराबर हाथ लिया उनको। उसके बाद अरेस्ट करे, 2-4 घंटे हम लोगों को रखे, बात छोड़ दे।
बीडी लेआउट में जो एचकेजीएन को जगह दी गई थी 1 रुपए अडी से, उस मुहिम में आप क्या शामिल थे उस वक्त पे? हाँ, मैं भी शामिल था। जी। तो हिंदू महासभा को 1 रुपए गड़ी सी जगह देते कांग्रेस की तरफ से, हम्म, और कांग्रेस पार्टी की जो ऑफिस है अब, हम्म, उसके लिए 1 रुपए गड़ी सी जगह देते हैं। मुसलमान डिमांड करे हम्म, कि हमना भी 1 रुपए गड़ी सी जगह दो अगर शामनूर वाले को, हम्म, तो उन्होंने होता नहीं कर बोले 70 रुपए की 100 रुपए क्या एक रेट बोले अगर बोल को नारा आ सकते लोग, जी। वो लोगों से हमारे कांटेक्ट करे। हम्म, उसके बाद एच.एस. नागराज साहब अच्छे जनता दल में उनको बोला गया, हम्म, तो उनके बड़े भाई शिवशंकर साहब उनको बोला गया, तो ऐसे जाते जाते कुमार स्वामी साहब को बोले, हम्म, तो कुमार स्वामी साहब ऑर्डर करे कि यहाँ के दोड़ा के कमिश्नर को के रुपए सब्सिडी से रुपए कड़ी सी जगह दो, सब्सिडी दो, और कौम का उनके जो इदारे का काम करते हैं उन्होंने, वो मुहिम में हमारे मामूजान मुन्ना पलवान थे, उसके बाद हमारे अंडा यासीन साहब थे, उसके बाद मुश्ताक अहमद साहब थे सदर, हम्म, उसके बाद जावेद साहब थे, हम्म, बहुत दीगर लोग थे, शफी साहब थे, मंडकी शफी साहब थे, हम्म, बहुत दीगर लोग थे, हमारे बड़े भाई टी मोहम्मद गौस साहब थे। एक बार तो ऑर्डर आके यहाँ जो कमिश्नर था वो नहीं कर रहा था, जी। ये आता नहीं हो करने कानून में अगर को बोले, फिर हमारे बड़े भाई गौस साहब मरहूम उन्होंने बेंगलुरु को जाको कुमार स्वामी चीफ मिनिस्टर थे, उनके पीएस रंगनाथ को पकड़ को बात कर को जी। डायरेक्ट फोन करे हैं कि कमिश्नर को हम्म, फोन करे, मैं भी साथ में था उनके, फोन करे के बाद उसका वो काम हुआ। जी। ये एचकेजीएन जो शादी महल को जगह दी गई है, वहाँ पर दूसरी चीजें बना सकते थे, शादी महल क्यों बना गया? नहीं, क्योंकि मोहल्ले के हिसाब से वहाँ पर एक अच्छा कॉलेज या अच्छी स्कूल बना सकते थे बच्चों के लिए। कॉलेज नहीं छोड़ो, कॉलेज हम लोग बना बाद में बनाएंगे। बच्चों के लिए शुरुआत के लिए एक अच्छी स्कूल बना सकते थे, या एक बड़ा हॉस्पिटल बना सकते थे जिसमें ऊपर जाने की जरूरत नहीं भाई, आज से हमारे इधर ही पूरा इलाज मिल जाएगा आपको, ऐसा कर सकते थे। ये शादी महल बनाने का कैसा है? ये 2006-7 में जो है उस टाइम तो शादी माला बहुत कम थे दावणगेरे में, जी। मुसलमानों की पॉपुलेशन ज्यादा थी। एक शादी माल अंजुमन तंजीम की तरफ से था, जी। तो और एक शादी माल कान तब बनाना करके एक सोच थी, तो जगह गवर्नमेंट की थी, वो जगह में शादी माल बनाना करके पहले से लोग में राय थी, इसलिए बना हो। कॉरपोरेशन में हर कौम के लोग अपने अपने एरिया के हिसाब से, अपने अपने मोहल्ले के हिसाब से बात रख रहे हैं। क्या इसमें मुस्लिम समुदाय अपनी बात रख पा रहा है? तो 3 पीरियड है कॉरपोरेशन के, जी। नगर सभा पहले था, उसके बाद उसका महानगर पालिका हुआ, अपग्रेड हुआ महानगर पालिका, कुमार स्वामी साहब की गवर्नमेंट तब 3 पीरियड है 5-5 साल के। उस 3 पीरियड में भी अगर देखा जाए तो मुस्लिम की नुमाइंदगी ना के बराबर है, क्योंकि हम जिनको भेज रहे हैं नुमाइंदे, कोई पॉलिटिकल पार्टी से होंगे, जनता दल, कांग्रेस, इंडिपेंडेंट, कौन तभी रहते, जिनको हमें अपना नुमाइंदा बनाकर भेज रहे हैं, क्या यहाँ की बात के रख रहे हैं कॉर्पोरेशन में वो लोग? जिनको बात करने की सलाहियत है कॉर्पोरेशन में, क्या उन लोगों को भेज रहे हैं हम? नहीं, लोग वहां पर जो गैर मजहब के जो लोग आते हैं, लिंगायत है, कुर्बा है, दलित है, बैकवर्ड है, वो अपनी बात करते हैं, सलाहियत वालों को भेज रहे हैं जी। लेकिन हमारी जो अब तक का 3 पीरियड का जो रिकॉर्ड देखो जी। सलाहियत वाले लोग पहुंच नहीं पाए वहां पर। ये लोगों को समझना चाहिए कि सलाहियत वालों को भेजें, और यहाँ की तरक्की के काम करने के लिए सलाहियत वाले लोग जाकर, बहुत बड़ी पंचायत है भाई दावणगेरा की पंचायत, महानगर पालिका बड़ी पंचायत है जी, पूरे डिस्ट्रिक्ट सिटी की है जी। अगर हमारे मुस्लिम एरिया को क्या भी काम करना है, क्या भी कुछ कराना बोले तो उठ को बोलना है कि मीटिंग में, सही है। तो हमें उठ को बोलने वाले को भेजतेज नहीं कर बोले तो तुम क्या अकाउंट में आती तुम्हें? सही। बहुत सारे काम यहाँ पेंडिंग है, अभी भी बहुत जगह पर रोड नहीं है सही से, बारिश आ रहा है, रोड पूरा पानी से भरा हुआ है। ये बहुत सारी नाकामियां हैं इधर पर, इसे बहुत अच्छा एरिया करना था, हालांकि ये इसका शुमार पुराने दावणगेरे में होता है, यहाँ पर वैसा काम नहीं हुआ जैसे होना था। ये हमारे जो लीडर्स हैं उनकी नाकामी है, या ये कुछ और इसका मामला है? चंद कांग्रेस के लीडर बोलते हैं यहाँ पर स्कूल में वो है, ये मैं उनसे सवाल करता हूँ सीधा सीधा, 2-4 रोड बने, मागानहल्ली की एक स्कूल बनी, वहाँ सेकेंड पीयूसी आई, उसके बाद वहाँ भट्टी लेआउट की स्कूल बनी, क्या बच्चे पढ़ रही हूँ? जितने भी गवर्नमेंट के स्कूल है वहाँ देखो तुम्हें संख्या बच्चों की कितनी है, अगर बोलो 30, 20, 15,
सब लोग स्टैंडर्ड स्कूल भेज रहे हैं, बेहतर इलम मिलेंगे हमारे बच्चों को, हायर एजुकेशन मिलेंगे, बेहतर इलम मिलेंगे, गुणमट्टा अच्छे एक इसका पोजीशन के स्कूल में भेज रहे हैं। लेकिन गवर्नमेंट स्कूल बनी ना, क्या वो क्वालिटी की एजुकेशन लेने के वास्ते क्या हमें वो स्कूलों को क्या तभी करें अब तक? नहीं करे। आज भी गवर्नमेंट स्कूल 20 साल पहले जैसे थी वैसे ही है, वैसे ही है। क्या भी तब्दीली तो है फिर इसमें? फेलोर कौन? लीडरशिप, लीडर्स के फेलियर मुस्लिम क़ियादत की फेलोर है यहाँ जी। पर। अब ये बड़ी करोड़ा है, चौड़े होना है। मैं चौड़े किसी के होना। खिलाफ किसी के फेवर में बोल रहा नहीं। जी, जी। मेन रोडा में जिनके घरा है उनको 2-2 एकड़ खेता दे, वो बात अलग है। ये चौड़े होना, जी। रोडा चौड़े होना ना जी, रोडा चौड़े होना बहुत सा। अब वो रुका रही कौन? इसके बारे में मौजूदा जो गवर्नमेंट में है वो लोग रुका रही। जी जी अब हमें हमारे सर के क्या तबल थे, पाम बिल्डिंगा तोड़ो वो तोड़ो करें। अरे भाई हक है भाई, रोडा चौड़े होना गवर्नमेंट का प्लान है, एक ना एक दिन होना चाहिए। होना चाहिए। तुम्हें कंपोजिशन पूछो, तुम्हें परिहार पूछो चौड़ा करने के लिए। जैसे हेगड़े नगर का प्लान था, आज कुछ बहुत सालों के बाद आज सक्सेस हुआ। गवर्नमेंट वाले जो करना है वो करते रहते। हेगड़े नगर का हुआ, बेड़ा गर्द कर डाले हेगड़े नगर का। हेगड़े नगर का हाँ, वहाँ गांव के बाहर दिए, वहाँ सीधा वो गाजा पट्टी क्यों लंबे को है कि वैसा गाजा पट्टी कर डाले। आज एक भी आदमी उधर पर नहीं है, एक भी फैमिली नहीं है, इतना कुछ सेफ नहीं है, सहूलत नहीं है। तो लोग कहाँ कैसे करेंगे? क्या चाहिए था कि मुस्लिम क़ियादत को, मुस्लिम लीडरशिप को, कांग्रेस पार्टी की जो 1.25 एकड़ के करीब जो जगह बची रिंग रोड के पास, वहां 4 हाफ टूर के बिल्डिंग बना को वहां दे जाता, गांव के बीच में हेगड़े नगर वाले बसाई जाता। तो उनको बसाई नहीं, उनको गांव के 10-12 किलोमीटर बाहर डाले। वहाँ कुछ भी गलत होता तो गुनेगार हमें होते हैं पूरे। सही है। उनके साथ कौन भी अच्छा सुलूक नहीं करे, पॉलिटिकल इस्तेमाल करे हेगड़े नगर वाले को। वो आदमी भी इतने उसमें बेवकूफ आदमी जरे है, इस्तेमाल हो पाए उन्होंने पूरे। आज भी क्या भी वहां नहीं, वहां कैंसिल करो, यहाँ दीजिए। आज भी एहतजाज करे तो इंशाअल्लाह होता, आज भी कोशिश करे तो इंशाअल्लाह यहाँ जगह बेशक होता। बेंगलुरु के अंदर 4-4 माले की बिल्डिंग हमारा को है ना, अपार्टमेंट, वैसा बना दीजिए गवर्नमेंट से, प्रोविजन है जी। अब उनको तुमना खाली करते मन, तुमना को 3 दिन में घरा रेडी करती है, 8 दिन में करती, महीने में करती है, साल गुजर गए, क्या करे वहां खेता में एक आधा पाँव अंदर चले आता, वत्ता ये है गलीज है, गलीज है जमीन, आदमी रहने होता है क्या खेता में जाकर? वो खेड़े में नहीं, हाँ खेड़े फिर अंदर जाना वो बहुत मुश्किल है उधर। आजकल तो तासुब का माहौल देख रहे थे जी जी। अलग अलग डिफरेंट कम्युनिटी के बीच में एक मोहल्ला बन गया तो क्या होने वाला है अंदाजा कर सकते हैं तुम? फ्यूचर में क्या होता अगर वो अंदाजा कर सकते हैं तो उनके जितने लोगों के हेगड़े नगर के ऊपर ज्यादती करी ना हमें। मैं मिलाले को बोल रहा हूँ, मुझे मैं करा रहा था, अल्लाह मेरे ऊपर भी उतारे दे, ज्यादती करी ना हो, अल्लाह की तरफ से उनको होना कुछ होना सही है। हाँ, उनको जबरन काटा गया वहां से। ये इस दान एरिया में अगर किसी के साथ बेइंसाफी हो तो हेगड़े नगर वाले, गाजा वाले का हाल क्या है, हेगड़े नगर वाले का हो जाता था। हाँ, अब घराज नहीं है वहाँ, घराज नहीं है वहाँ, पूरे तगड़ा और को चले गए, जमीन सही नहीं है, सहूलत नहीं है, उनको इतना साइड लाइन क्या गया उनको, उनके बारे में आप सोच रहे नहीं, कौन भी सोच रहे नहीं। हमारे अयूब पहलवान साहब वहां पर जमीर अहमद सर को बात करके बनाने वाले हैं करके बात करे लास्ट टाइम पॉडकास्ट में, तो इंशाल्लाह अगर वहां पर होता है तो क्या आपको कैसा लग रहा है? आपको वहां पर होता है तो सही है? नहीं देखो, मैं बनाते नहीं कर बोल रहा नहीं जी। हेगड़े नगर के लोगों को 12 किलोमीटर दूर ले जा बसा को अच्छे बिल्डिंग मन को देते भी वो जगह नहीं इंसान रहने की फिलहाल के लिए सही। वो गाँव वहां तक पहुंचे के बाद गाँव इम्प्रूवमेंट के बाद रखना था लोगों को, उनके जरूरत की चीजों के लिए 10-12 किलोमीटर बाहर आना होना। यहाँ चलती ना सब जगह 1.25 एकड़ जगह के करीब है, वो लोग सदियों से थे वहां, उनको 4 आफ्टर के माले बना को देख उसमें बसाई जाता। तो हमारी लीडरशिप यहाँ फेल हो रही, तो जो आड़िता जो हुकूमत में है ना पार्टी, वो लोगों की नुमाइंदगी यहाँ फेल हुई, तो करना था करे नहीं वहां, ये फेलियर है, लीडरशिप फेलियर है। मैं किसी एक के बारे में बोल रहा नहीं, टोटल लीडरशिप फेलियर हेगड़े नगर के मसले में हम सबको मिलाकर मंजिल मिला ले।
तो जैसा कि आपने बातों में कहा गाजा जैसा हाल है, आज ईरान और इज़राइल की जो जंग चल रही है, तो एक अलग-अलग तबका बन गया। अगर अमेरिका अगर ईरान के ऊपर मिसाइल बमबारी करता है, तो हिंदू समाज खुश हो जाता है। अगर ईरान अमेरिका के ऊपर बमबारी करता है, तो मुस्लिम समाज खुश हो जाता है। आप इसे कैसे देखते हैं? नहीं, एक हाँ, दोनों जगह पर मजलूम मारा जा रहा है। मजलूम मारा जा रहा है। नहीं, ये देखो 1940 को 7 से पहले, 1940 को 2 से पहले इसराइल का कोई वजूद न था। नहीं था। पूरा फ़लस्तीन था। जी, ये पूरी फ़लस्तीन। दुनिया को मालूम है। जी, बाद वर्ल्ड वार सेकंड में लोगों को लेके आको बसाए। बसाए के बाद उसमें बसते फ़लस्तीनियों को काट को सटे। ये चीज़ को भी मानना लोगों को। हमारे रिलेशनशिप आज़ादी के बाद महात्मा गांधी साहब क्या बोले, हमें फ़लस्तीन की तरफ कर बोले। फ़लस्तीन को उनकी जगह मिलना, अरबां को फ़लस्तीन के अरबां को कर बोले। उसके बाद हिंदुस्तान के एक बड़े नेता वाजपेयी साहब क्या बोले, फ़लस्तीन वाले की जगह फ़लस्तीन को मिलना अगर बोले तो फ़लस्तीन वाले की जगह फ़लस्तीन को मिलना, ये है मसला। अब जंगान चलते रहते हैं, खाली नफरत मुसलमानों के ऊपर। तो कौन से भी देश के मुसलमान को कौन सा भी मारते रहते, यहाँ वाले जो कट्टर हिंदुत्व वाले हैं वो खुश हो जाते हैं। ये बेकार है खुश होना। ईरान हमारा अच्छा दोस्त है जी, हम उसके पास से कम खरीदते हैं, उन्हें हमारे पास से ज्यादा खरीदता है ईरान वाला जी। तो उसके साथ व्यापार के अच्छे संबंध है हमारे साथ जी। जो पेट्रोल दुनिया के अंदर जो अमेरिका बल्ला के पाबंदियां लगा रहा था, पेट्रोल नहीं मिल रहा था, ईरान दिया हमें पेट्रोल। तो कूटनीतिक ये है, राजनीति है इसके अंदर। मिडिल ईस्ट के पूरे मुल्कों को, ताकतवर मुल्कों को खत्म करने के लिए इजराइल को बसाया गया अमेरिका की तरफ से। ये लोगों को समझना चाहिए। सही। ये गोबर भक्त जो रेशम जा को परसों एक वीडियो देखे रहेंगा, पाँव पड़ने जाती पीछे से एकदम मार डालता, फुल वायरल है अभी वीडियो। ऐसा वो यहूदी लोग भी ये खुदा को मानने वाले, यहूदी ये खुदा को मानने वाले, ये उनके सामने जाको मूर्ति पूजा के टप करे तो उसे मार को भगे जी। ये पूरे अंधभक्तों के ऊपर एक तमाचा है जी। सही। चार्ली पहलवान ऑटो स्टैंड होना करके आप कुछ मुहिम चलाए थे क्या माजी में? हाँ, वो चार्ली पहलवान एक अच्छे पहलवान थे। वो हिंदुस्तान में मशहूर नाम था चार्ली पहलवान साहब का। हमारे वालिद साहब के बहुत खास दोस्त भी थे जी। तो इतने मशहूर पहलवान हमारे दावणगिरी से इतने अगर बोल के खुशी की बात थी। तो हम आसिफ इकबाल साहब, मसूद, मैं और कोर्ट अकबर साहब मिल को एक कम्युनिटी बने, चार्ली पहलवान अभिमानी बड़गा कर बोल को। तो हम को हूट इकबाल साहब का और चार्ली पहलवान उनके दामाद असलम भाईजान करके उनका पूरा एक गाइडलाइंस था, ये करो ये करो ये करो करके। तो हमें मुहिम छेड़े कि रोड का नाम रखा जाए चार्ली पहलवान, सर्कल का नाम चार्ली पहलवान सर्कल रखा जाए। तो बड़ी मुहिम चले हमें, लेकिन किसी कारण हो नहीं पाया। उनका नाम जिंदा रहना वो सर्कल के लिए करके हमें लास्ट को फाइनल डिसाइड करे कि ऑटो स्टैंड होना पड़ता। तो ऑटो स्टैंड का नाम रखे, उद्घाटन करे ऑटो स्टैंड का। खुशी है कि चार्ली पहलवान साहब का नाम आज हुआ वो रोड को करके, उनके बेटे सईद चार्ली कारपोरेटर बन को नाम रखने में कामयाब हुए।